अरबों साल पहले की बात है, जब यह धरती एक जलते हुए आग के गोले की तरह थी। लेकिन फिर समय बदला, इस पर पानी आया और कहीं गहराई में जीवन की पहली किरण फूटी। आज पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव हम देखते हैं, इस सब की शुरुआत एकल कोशिकाओं यानी सिंगल सेल से हुई, जो धीरे धीरे जटिल संरचनाओं में बदला। लेकिन जीवन के इस सफर को समझना उतना आसान नहीं है। यहाँ पर कई बड़े सवाल सामने आते हैं कि आखिर जीवन का पहला बीज पृथ्वी पर कैसे आया और आखिर क्यों जीवन की शुरुआत पानी से ही हुई। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमें भी उसी समय में जाना होगा जब इन सब की शुरुआत हुई। तो आइए चलते हैं आज से करीब 3.8 अरब साल पहले। यह समय बेहद कठोर था। उस समय ऑक्सीजन नहीं थी और वातावरण पतला था। ओजोन परत का भी कोई नामो निशान नहीं था। सूरज से आने वाली घातक अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी को झुलसा रही थीं। इस समय पृथ्वी के सतह का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस था। इसी नर्क जैसी स्थिति में जीवन का आरंभ सतह पर असंभव था, क्योंकि इस समय पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बमबारी लगातार जारी थी। लेकिन पानी एक सुरक्षित आश्रय साबित हुआ। इसके भीतर जीवन ने पहली बार अपनी नींव रखी। यह सवाल आज भी बना हुआ है कि जीवन का पहला बीज पृथ्वी पर कैसे आया। वैज्ञानिक इस विषय पर अलग अलग थ्योरीज देते हैं। कुछ का मानना है कि जीवन का पहला बीज किसी उल्कापिंड के साथ अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आया, जबकि अन्य का मानना है कि जीवन के प्रारंभिक तत्व पृथ्वी पर पानी में उपस्थित कुछ रसायनों के मिलन से स्वतः उत्पन्न हुए। पानी के भीतर अणुओं का ऐसा घोल मौजूद था जिसने जीवन के लिए जरूरी रसायनों को जन्म दिया। इन्हीं रसायनों ने एक साथ मिलकर एकल कोशिकाओं का निर्माण किया। आपका, मेरा और इस पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों का सफर 8 अरब साल पहले इसी नर्क जैसे वातावरण में पानी के भीतर एक कोशिका के रूप में, अर्थात एक सिंगल सेल के रूप में शुरू हुआ। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी नहीं है। इसे समझने के लिए हमें जीवन को उसकी बुनियादी परतों में देखना होगा। हमें कुछ सवालों पर गौर करना होगा, जैसे जीवन आखिर है क्या? क्या किसी चीज को जिंदा कहने के लिए कुछ खास गुणों का होना जरूरी है? दिलचस्प बात यह है कि कुछ गैर जीवित चीजें जैसे बादल हमारे जैसे कुछ गुण साझा करते हैं। वे आसमान में घूमते हैं, आकार बदलते हैं, लेकिन उनके पास कोई आत्मनिर्भर जीवन नहीं होता। ये सवाल उठता है कि ऐसा क्या है जो सजीव को निर्जीव से अलग करता है। धरती पर मौजूद हर जीव दो मुख्य भागों में बटा हुआ है। पहले सिंगल सेल वाले जीव, जिनका पूरा अस्तित्व एक ही सेल में सिमटा होता है, और दूसरे मल्टी सेलुलर जीव, जो लाखों करोड़ों सिंगल सेल्स से मिलकर बने होते हैं। हम इंसान एक मल्टी सेलुलर जीव हैं। हमारा शरीर खरबों छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना है। ये सेल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखना असंभव है। ये सेल्स ही मिलकर हमारे शरीर के अंगों जैसे दिल और किडनी को आकार देते हैं। ये अंग जब मिलते हैं तो एक इंसान या जानवर का रूप बनता है। अब बात करें सिंगल सेल वाले जीवों की। ये बेहद छोटे होते हैं, इतने छोटे कि बिना माइक्रोस्कोप के इन्हें देखना नामुमकिन है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक सिंगल सेल भी खुद में एक पूरी दुनिया है। इसके भीतर छोटे छोटे हिस्से होते हैं, जिनमें से हर एक की जिम्मेदारी तय होती है। ये हिस्से मिलकर एक अद्भुत संतुलन के साथ सिंगल सेल को जीवित रखते हैं। आइए समझते हैं कि इन सेल्स के अंदर ऐसी कौन सी खास चीजें होती हैं जो मिलकर जीवन को आकार देती हैं। उदाहरण के लिए हमारी बॉडी के एक सेल पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आती है इसकी बाहरी परत, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह सेल को एक सुरक्षा कवच देती है, जैसे कि झिल्ली। आप इसे सेल की स्किन भी कह सकते हैं। यह झिल्ली साधारण नहीं है, बल्कि बेहद खास है, क्योंकि यह पोषक तत्वों की पहचान कर उन्हें अंदर आने देती है। वहीं हानिकारक तत्वों के लिए यह रास्ता बंद कर देती है। साथ ही यह सेल के अंदर से वेस्ट को भी बाहर निकालने का काम करती है। इसके बाद आता है सेल के भीतर मौजूद लिक्विड, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह केवल एक लिक्विड नहीं है, बल्कि इसमें सेल के कुछ खास अंग होते हैं जो अहम कार्य करते हैं। इन स्पेशल पार्ट्स की मदद से सेल्स जरूरी तत्व जैसे कि प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन ही वह आधार है जिसके जरिए सेल्स अपनी ज्यादातर केमिकल प्रोसेस को पूरा करते हैं। सेल्स के कुछ जरूरी हिस्से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ऐसे मटेरियल में बदलते हैं जो सेल्स की एनर्जी और ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इनसे बने पोषक तत्व खास प्रकार की ट्यूब्स के माध्यम से पूरे सेल में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में मौजूद हर सेल के अंदर एक सिस्टम होता है जो हमारे खाने से जरूरी तत्व लेकर उसे ग्रोथ और एनर्जी के लिए उपयोग करता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की, जिसे आप सेल का दिमाग भी कह सकते हैं। सेल के बीचों बीच स्थित न्यूक्लियस एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। इसका मुख्य कार्य सेल की ग्रोथ और गतिविधियों पर नजर रखना होता है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि सेल डिवाइड होकर अपने जैसे दूसरे नए सेल्स का निर्माण करें। यानी सेल्स अपने इन हिस्सों के बिना जीवित नहीं रह सकते। अपनी जरूरत की चीजों को बनाने
और खुद को जिंदा रखने के लिए ये अपने हर हिस्से पर निर्भर करते हैं। यह सभी अलग अलग हिस्से मिलकर एक सेल को पूरी तरह से काम करने योग्य बनाते हैं। अब यहाँ एक अहम बात समझने की है कि सेल, जो जीवन का सबसे छोटा रूप है और जिसे विज्ञान जीवित मानता है, अपने अंदर कई ऐसे जरूरी हिस्से समेटे हुए हैं जो इसे कार्यशील बनाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इन हिस्सों में से कोई भी अकेले अपने आप में जीवित हो सकता है? जरा सोचिए, अगर हम एक सेल से न्यूक्लियस को अलग कर दें तो क्या वह खुद को जिंदा रख पाएगा? क्या न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म अकेले ही जीवित रहने में सक्षम हैं? इसका सीधा जवाब है नहीं। ये सभी हिस्से भले ही मिलकर एक सेल को बनाते हैं, लेकिन अकेले इनमें से कोई भी अपने आप में जीवित नहीं हो सकता। सेल का जीवन इन्हीं हिस्सों के सामूहिक काम पर निर्भर करता है। यानी सेल को एक जीवित इकाई के रूप में तभी पहचाना जा सकता है जब ये सभी हिस्से मिलकर साथ काम करें। अकेले ये हिस्से केवल सेल का एक भाग हैं, लेकिन इनका जीवन तभी संभव है जब वे पूरे सेल का हिस्सा हों। अब सवाल ये उठता है कि मैं यह सब बातें क्यों बता रहा हूँ? इसका जवाब जल्द ही मिलेगा, क्योंकि यह समझना बेहद जरूरी है कि वैज्ञानिक दृष्टि से जिंदगी क्या है। जब हम इस बुनियादी सवाल का उत्तर खोजने लगेंगे, तभी हम जीवन के गहरे रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे। तो आइए अब हम इन छोटे सेल्स के पार्ट्स को और अधिक गहराई में जाकर समझते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सेल्स के ये सभी हिस्से अपने आप में सबसे छोटी इकाई नहीं है। ये और भी छोटे मैक्रोमोलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के लिए, सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और अन्य हिस्से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड जैसे तत्वों से बने होते हैं। तो क्या ये मैक्रोमोलिक्यूल्स ही जीवन की सबसे छोटी इकाई है? इसका जवाब है नहीं। इन मैक्रोमोलिक्यूल्स का निर्माण भी उनसे कई गुना छोटे कणों से हुआ है। उदाहरण के लिए प्रोटीन को लें। प्रोटीन, जो सेल्स की ग्रोथ के लिए सबसे अहम है, वह भी छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। जब प्रोटीन को तोड़ा जाता है तो हमें सैकड़ों या हजारों की संख्या में अमीनो एसिड्स मिलते हैं। ये अमीनो एसिड्स एक खास पैटर्न में जुड़कर अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि केवल 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स आपस में अलग अलग तरीके से जुड़कर हजारों प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लेकिन क्या अमीनो एसिड्स ही जीवन की सबसे छोटी इकाई है? नहीं। सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स का निर्माण उनसे भी छोटी इकाई एटम्स से होता है। आपने एटम्स के बारे में स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। एटम्स के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इन्हीं अलग अलग एटम्स के मिलने से हमारे शरीर को बनाने वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं। आइए इसे सरलता से समझते हैं। किसी भी जीवित प्राणी का शरीर अलग अलग अंगों जैसे दिल, दिमाग, फेफड़े से बना है। ये अंग कई टिश्यूज की परतों से मिलकर बने हैं। टिश्यूज बने होते हैं छोटी छोटी सेल्स से। सेल्स का निर्माण होता है प्रोटीन जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स से। प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से और अमीनो एसिड सहित सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स का निर्माण एटम्स के जुड़ने से होता है। इस तरह जीवन की संरचना बेहद जटिल है। यह एटम्स से लेकर अंगों तक का एक अद्भुत संयोजन है, जिसे हमने अब तक मोटे तौर पर समझ लिया है। इस पेचीदा पहेली को हल करने से यह तो समझ में आता है कि जीवन किन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, लेकिन यह सवाल अब भी बना रहता है कि धरती पर जीवन की शुरुआत आखिर कैसे हुई? क्योंकि किसी भी जीवित प्राणी को पैदा करने के लिए एक अन्य जीवित प्राणी की आवश्यकता होती है। तो सवाल उठता है कि पहला जीवित प्राणी आखिर आया कहां से? क्या विज्ञान इस सवाल का उत्तर दे सकता है? सच यह है कि अब तक जीवन की शुरुआत का कोई पूर्ण और परफेक्ट एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक और खोजकर्ता दिन रात इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। उनकी खोजों और परिकल्पनाओं के जरिए हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि धरती पर जीवन आखिरकार आया कैसे। डार्विन की थ्योरी के अनुसार जीवन का यह विशाल और जटिल रूप अरबों साल पहले एक बेहद साधारण जीवन रूप से शुरू हुआ। यह प्रारंभिक जीव समय के साथ प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता गया और धीरे धीरे अधिक जटिल होता चला गया। शुरुआत में जन्मे जीवों का आकार, उनके अंग और उनके अंदर चल रही केमिकल प्रक्रियाएं समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी आज के विकसित और जटिल जीवों को समझना। प्रारंभिक जीवों की संरचना और उनकी गतिविधियां काफी सरल थीं, लेकिन समय के साथ इन जीवों में बदलाव आने लगे। नए जीव अपने पूर्वजों की तुलना में अधिक जटिल होते गए और उनमें नए अंग तथा नई क्षमताएं विकसित हुईं। इस प्रक्रिया को और अच्छे से समझने के लिए आइए साइंस की एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन पर नजर डालते हैं। जब भी कोई जीवित प्राणी अपनी संतानों को जन्म देता है तो पैदा हुई संतानों में कुछ नई विशेषताएं होती हैं, लेकिन हर नई खूबी जीवन के लिए अनुकूल नहीं होती। जिन बच्चों की नई खूबियां उनके पर्यावरण के हिसाब से सही नहीं बैठती, उनकी जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। ऐसे बच्चे बढ़ते बढ़ते अपने पर्यावरण की कठोर परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते और प्रजनन की उम्र तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। अब इसे एक सरल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है
कि टिड्डों का रंग हरा ही क्यों होता है? यह कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण छिपा है। मान लीजिए कि शुरू में कभी टिड्डों की प्रजातियों में विभिन्न रंगों के टिड्डे मौजूद रहे होंगे, कुछ हरे रंग की, कुछ पीले रंग की और कुछ अन्य रंगों की। अब जैसा कि हम जानते हैं, पक्षी टिड्डियों का शिकार करते हैं। इन विभिन्न रंगों की टिड्डियों में से सबसे अधिक जीवित रहने की संभावना किसकी होगी? जाहिर है हरे रंग की टिड्डियों की। ऐसा इसलिए है क्योंकि हरी घास या हरी फसलों के बीच में हरे रंग की टिड्डियां आसानी से छिप सकती हैं और पक्षियों को धोखा दे सकती हैं। दूसरी तरफ अन्य रंग की टिड्डियों के लिए हरी घास या फसलों में छिपना मुश्किल होता है, जिससे उनका पकड़े जाने और खा लिए जाने का खतरा बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि केवल हरे रंग की टिड्डियों में ही इस विषम परिस्थिति में खुद को बचाने की क्षमता है और समय के साथ उनकी संख्या बढ़ने की संभावना भी अधिक है। इन हरे रंग के टिड्डों ने अपनी संतानों को जन्म दिया और ये पीढ़ी दर पीढ़ी खुद को और सुरक्षित बनाने के लिए बदलाव करते गए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बच्चे अपनी कमियों के कारण अपने वातावरण के हिसाब से तालमेल नहीं बिठा पाए, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई। ऐसे टिड्डे सामान्य टिड्डों की तुलना में कम संख्या में पैदा हुए और वे अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख पाए। इसके परिणाम स्वरूप वे प्रजातियां जो अपने पर्यावरण से मेल खाती थीं, उनकी संख्या अधिक बढ़ी और धीरे धीरे ये ही प्रजातियां अधिक प्रभावी बन गईं। इन जीवों की विशेषताएं समय के साथ इतनी बदल गईं कि उन्होंने एक नई प्रजाति के रूप में खुद को विकसित कर लिया और उन्हें उनके पूर्वजों से पहचानना मुश्किल हो गया। यह क्रमिक बदलाव एवोल्यूशन के रूप में जाना जाने लगा। धरती पर अरबों सालों के विकास में जीवन अनगिनत रूपों में विकसित हुआ और विभिन्न प्रजातियां बनी। इसका प्रमाण जीवाश्मों के रिकॉर्ड से मिलता है, जो इस विकास के साक्ष्य के रूप में काम करते हैं। फॉसिल्स की स्टडी के माध्यम से जैसे जैसे हम समय में पीछे जाते हैं, जीवों की कुदरत को समझना आसान होता जाता है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि करीब 3.5 अरब साल पहले जीवन एक बहुत ही साधारण सी सेल के रूप में उत्पन्न हुआ होगा। हालांकि यहाँ एक और सवाल उठता है कि वह साधारण सेल आखिर कहाँ से आया होगा, क्योंकि आज भी हमारे सामने मौजूद साधारण बैक्टीरिया की संरचना इतनी जटिल है कि उसके एक सिंगल स्टेप में उत्पन्न होना नामुमकिन सा लगता है। इसका मतलब यह है कि जीवन के इतने साधारण रूप को भी विकसित होने में कई पीढ़ियों का समय लगेगा। तो सबसे पहले पैदा होने वाले ये छोटे और साधारण सेल दुनिया में आखिर आए कहां से? इस सवाल का एक लॉजिक ये हो सकता है कि सबसे पहले जो जीव पैदा हुए थे, जो खुद के जैसे जीवों को जन्म देने में सक्षम थे, उनका जन्म इवोल्यूशन से नहीं हुआ होगा। इसका कारण यह है कि इवोल्यूशन के लिए किसी जीव का प्रजनन करना जरूरी है। अगर कोई जीव अपनी नस्ल को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नहीं बढ़ा सकता, तो उसमें इवोल्यूशन संभव नहीं हो सकता। इसलिए धरती पर पहला जीवन किस रूप में जन्मा, इस सवाल का उत्तर इवोल्यूशन से नहीं मिल सकता। इसे समझने के लिए हमें जीवन की उत्पत्ति के बारे में दूसरे तरीके से सोचना होगा। एक आइडिया है जिसके आधार पर वैज्ञानिक जीवन के उत्पत्ति के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस विचार के माध्यम से वैज्ञानिकों ने जीवन के बारे में नई खोजों और सिद्धांतों की दिशा में कुछ प्रगति की है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन का जन्म केमिस्ट्री से हुआ है। इस दुनिया में हर चीज बेहद छोटे छोटे कणों से बनी है, यहाँ तक कि हवा और रोशनी भी। जिस रोशनी को हम अपनी आंखों से देखते हैं, वह भी इतने सूक्ष्म कणों के मेल से बनी है जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ये छोटे कण आपस में जुड़कर बड़े कणों यानी मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। फिर यही मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर किसी बड़े स्ट्रक्चर या जीव को आकार देते हैं। पूरी पृथ्वी ही नहीं बल्कि समूचा ब्रह्मांड इसी प्रक्रिया पर आधारित है, जहां ये छोटे छोटे कण मिलकर सब कुछ बनाते हैं। इन कणों के व्यवहार को समझना ही केमिस्ट्री का अध्ययन है। हालांकि यहाँ हम केमिस्ट्री के उस विशेष पहलू की चर्चा करेंगे जो बताता है कि इन्हीं छोटे कणों के मेल से जीवन की शुरुआत होती है। जीवन को उत्पन्न करने वाली इस केमिस्ट्री से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। इनमें सबसे खास ये है कि वे सूक्ष्म कण जिनसे मिलकर जीवन बना है, उनका एक साथ एक टीम की तरह काम करना जरूरी है, जिसे हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। जैसा कि हमने पहले जाना, सेल के अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर सेल की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। यहाँ तक कि एक साधारण से दिखने वाले पौधे के सेल में भी कई ऐसी जटिल प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, जिनमें अलग अलग हिस्से सेल की ग्रोथ के लिए सहयोग करते हैं। इसके अलावा खाने के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उन्हें एनर्जी में बदलने जैसे महत्वपूर्ण काम भी होते हैं। ये सभी काम मेटाबॉलिज्म का हिस्सा हैं और जीवन की केमिस्ट्री में यही सबसे अहम चीज है। बिना मेटाबॉलिज्म के जीवन संभव नहीं हो सकता। सेल की ग्रोथ और उसकी एनर्जी उत्पन्न करने के लिए पूरा सिस्टम मेटाबॉलिज्म कहलाता है और इसके बिना जीवन का लगातार अस्तित्व बनाए रखना असंभव है। जीवन की केमिस्ट्री
एक और महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर करती है, जो यह है कि जिंदा सेल्स कुछ खास प्रकार के मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। जिंदा प्राणियों के शरीर को बनाने वाले अहम तत्व जैसे अमीनो एसिड्स, शुगर आदि मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर अपने कुदरती गुणों से कहीं अधिक जटिल संरचनाएं बनाते हैं, जैसे कि जीन, प्रोटीन और सेल मेम्ब्रेन। और इसके बाद यह चेन लगातार चलती रहती है, जिससे जीवन का निर्माण होता है। पुराने समय में यह माना जाता था कि हमारे शरीर को बनाने वाले ये मॉलिक्यूल्स केवल जिंदा प्राणियों में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा जीवन से जुड़ी एक और पहेली थी जो सभी को परेशान करती थी। वह यह थी कि कैसे जिंदा प्राणियों के अंदर होने वाली सारी गतिविधियां उसे जिंदा बनाए रखती हैं। उस समय के पुरातन विज्ञान के लिए ये बातें एक अनसुलझी पहेली की तरह थी और वे इसके पीछे किसी रहस्यमयी ताकत का हाथ मानते थे। लेकिन 1828 में फ्रेडरिक वायलर नामक जर्मन केमिस्ट ने लैब में यूरिया का निर्माण कर दिखाया। यूरिया जो हमारे पेशाब में पाया जाता है और जिसे जीवित प्राणी के शरीर द्वारा बनाया जाता है, वह अब लैब में भी तैयार किया जा सकता था। यह घटना उस समय के विज्ञान में जीवन की समझ को लेकर एक नया मोड़ लाई। हमारे शरीर के जो तत्व यह माना जाता था कि उनका मिलन केवल जीवित प्राणियों में ही संभव है, यूरिया के लैब में बनने से इस विचार को चुनौती मिली। इससे एक नई थ्योरी सामने आई जिसने जीवन के रहस्यों को समझने में एक बड़ा कदम बढ़ाया। जीवन के निर्माण और संचालन के पीछे कोई रहस्यमयी ताकत नहीं, बल्कि केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रकृति में मौजूद विभिन्न तत्व आपस में मिलकर ऐसे केमिकल रिएक्शन करते हैं जिनसे जीवन का आरंभ होता है। यही रिएक्शन आगे चलकर नए जीवन को ऊर्जा जैसी जरूरी चीजें प्रदान करते हैं जो इसे जीवित रहने में मदद करती हैं। आधुनिक विज्ञान ने लैब में विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स और सेल्स की एक्टिविटी को तैयार करके यह सिद्ध किया है कि जीवन के पीछे कोई अलौकिक ताकत नहीं, बल्कि प्रकृति में मौजूद बेजान तत्वों के आपसी मेल से जीवन का जन्म संभव है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे अमीनो एसिड और शुगर को उल्कापिंडों में भी खोजा है, जो चट्टानों के छोटे टुकड़े अंतरिक्ष से आकर पृथ्वी पर गिरे। उनके भीतर जीवन के लिए जरूरी तत्व पाए गए। ये इस बात का प्रमाण है कि ऐसे तत्व केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी मिल सकते हैं और शायद अरबों साल पहले भी पृथ्वी पर मौजूद थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रकृति कैसे बेजान तत्वों को, जो स्वयं जीवित नहीं होते, को आपस में मिलाकर एक जीवित प्राणी का निर्माण कर देती है। विज्ञान ने एक और प्रोसेस खोजी है जिसमें कुछ विशिष्ट मॉलिक्यूल्स को ऊर्जा के स्रोत के साथ रखा गया। समय बीतने पर यह देखा गया कि ये बेजान मॉलिक्यूल्स ऊर्जा का उपयोग करते हुए आपस में मिलकर बड़े और अधिक जटिल मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर रहे थे। यह प्रक्रिया जीवन के आरंभ को समझने में एक नई दिशा प्रदान करती है। समय के साथ लैब में किए गए प्रयोगों ने यह दिखाया कि कुदरत से मिले हालातों के तहत केमिकल रिएक्शन की एक पूरी श्रृंखला खुद ब खुद शुरू हो सकती है। इन रिएक्शनों में जिंदा सेल्स की तरह ऊर्जा पैदा करने की प्रक्रिया विकसित होती है। ऐसी ही खोजों के दौरान वैज्ञानिकों ने कई चौंकाने वाले प्राकृतिक चमत्कार देखे, जहां कुछ विशिष्ट प्रकार के मॉलिक्यूल्स स्वतः ही एक साथ आकर सेल की मेम्ब्रेन जैसी संरचना बना लेते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऐसे जटिल स्ट्रक्चर भी बनाते हैं जो हमारे डीएनए के धागों जैसे दिखते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि जीवन की कठिन पहेली की कुछ गुत्थियां जरूर सुलझी हैं, लेकिन यह कहना गलत होगा कि विज्ञान ने जीवन के सभी रहस्यों को पूरी तरह उजागर कर लिया है। इस पर अभी काम चल रहा है। जीवन सबसे पहले धरती पर किस रूप में आया होगा? क्या उसका स्वरूप आज के जीवन जैसा था? ये सवाल अब भी विज्ञान के लिए चुनौती बने हुए हैं। ये समझना बेहद कठिन है कि कैसे कुछ खास बेजान तत्व आपस में मिलकर एक टीम की तरह कार्य करने लगे और उनकी यह जटिलता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने जेनेटिक कोड जैसे अद्वितीय और जटिल सिस्टम को जन्म दिया। संभवतः अरबों साल पहले भी ऐसा ही हुआ होगा, जब पानी की सुरक्षित जगह में बेजान मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से अचानक एक जीवित प्राणी का जन्म हुआ। यह पहला प्राणी धरती पर जीवन के विशाल पेड़ का बीज बना, जिसकी शाखाओं पर समय के साथ करोड़ों तरह की जिंदगियां विकसित हुई और खरबों पत्तों के रूप में अस्तित्व में आईं। अब तक हमने यह समझा कि जीवन की शुरुआत शायद पानी के भीतर हुई होगी। सबसे पहले सूक्ष्म जीवों ने जन्म लिया, जो आगे चलकर पृथ्वी के हर प्राणी के पूर्वज बने। इन्हीं सूक्ष्म जीवों में कहीं गहरे समुद्र या किसी झील में हमारे जटिल डीएनए के निर्माण की पहली प्रक्रिया शुरू हुई होगी। हमने यह समझा कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। अब आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। धरती पर जीवन कई अलग अलग रूपों में विकसित हुआ होगा, लेकिन एक खास प्रकार के जीवन ने ऐसा अद्भुत कारनामा किया जिसने धरती की काया पलट दी और उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तट पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के समूह द्वारा बनाई गई पत्थर जैसी संरचनाएं इस बदलाव की कहानी कहती हैं। ये अनोखी और प्राचीन संरचनाएं, जिन्हें स्ट्रोमेटोलाइट्स कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया नामक बेहद छोटे जीवों का घर हैं। ये बैक्टीरिया एक चिपचिपा पदार्थ उत्सर्जित करते हैं जिस पर रेत और तलछट चिपक जाती है
और धीरे धीरे यह पत्थर जैसी संरचना का रूप ले लेती है। ये स्ट्रोमेटोलाइट्स अरबों साल पुराने हो सकते हैं क्योंकि ये धरती पर जीवन के सबसे प्रारंभिक रूपों में से एक हैं। ये सूक्ष्म जीव पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम आज फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और यह काम वे पिछले अरबों सालों से कर रहे हैं। धरती पर अब तक पाए गए सबसे पुराने स्ट्रोमेटोलाइट्स की उम्र लगभग 3 अरब 500 मिलियन साल आंकी गई है। लेकिन शांत और स्थिर दिखने वाले इन पत्थरों ने कभी धरती के वातावरण में ऐसा बदलाव किया था जिसने उस समय मौजूद अधिकांश जीवन को समाप्त कर दिया। दरअसल इन सूक्ष्म जीवों के समूह ने वातावरण में एक गैस छोड़ी थी जो उस वक्त के अधिकतर जीवों के लिए जहर बन गई। वह जहरीली गैस थी ऑक्सीजन। जी हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन ये सच है। लगभग 3 अरब साल पहले धरती के वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर आज जितना नहीं था। आज के समय में जो ऑक्सीजन हमारे वातावरण में मौजूद है वह उस दौर की तुलना में काफी अधिक है। उस समय धरती पर मौजूद प्राणी आज के जीवों से काफी अलग थे। वे ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं थे। हालांकि उस वक्त भी ऑक्सीजन बन रही थी, लेकिन धरती पर लोहे की भारी मात्रा के कारण यह फ्री ऑक्सीजन आयरन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड यानी लोहे की जंग में बदल जाती थी। जैसे जैसे समय बीता धरती पर लोहे की मात्रा घटने लगी। नतीजतन ऑक्सीजन धीरे धीरे वातावरण में इकट्ठा होने लगी, जिससे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा। यह बदलाव उस समय के अधिकतर जीवों के लिए घातक साबित हुआ क्योंकि ऑक्सीजन उनके लिए जहरीली थी। इसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है, जिसने उस समय के अधिकांश जीवन को खत्म कर दिया। ऐसा लगा मानो धरती से जीवन का अंत हो गया हो। लेकिन प्रकृति की एक अनोखी खूबी है, किसी भी चीज को पूरी तरह खत्म करना लगभग असंभव है। कुछ ऐसे जीव बच गए जिन्होंने ऑक्सीजन के साथ तालमेल बैठा लिया और इस गैस को अपने अस्तित्व का आधार बना लिया। यहीं से जीवन की एक नई शाखा शुरू हुई जो ऑक्सीजन पर निर्भर थी। इसके बाद धरती पर ऐसे जीवों का विकास हुआ जो ऑक्सीजन का उपयोग करके पनपे। इसी परिवर्तन ने धरती पर अद्भुत और विशाल जीवों को जन्म दिया, जैसे लाखों साल पहले के 2 फीट लंबे कीड़े, 100 फीट लंबे डायनासोर और आज की 90 फीट लंबी ब्लू व्हेल। यह बदलाव धरती के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था जिसने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। अरबों साल पहले हुए इस परिवर्तन ने न सिर्फ धरती की प्रकृति को बदला बल्कि जीवन के विकास को एक नई दिशा दी। आज हमने जीवन के इस सफर का एक छोटा सा हिस्सा जाना, लेकिन हमारा जिज्ञासु दिमाग अभी भी कई सवाल पूछता है। सोचिए, अगर धरती पर ऑक्सीजन की जगह कोई दूसरी गैस जीवन का आधार होती तो जीव कैसे होते? क्या वे हमारे जैसे होते? और अगर जीवन बेजान कणों के मिलने से बना है तो क्या ब्रह्मांड के किसी और कोने में भी यह संभव है? और वहां का जीवन कैसा होगा? जी हाँ, मैं एलियंस की बात कर रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जैसे विकसित जीव किसी और ग्रह पर भी हो? ये सवाल न सिर्फ रोमांचक है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी बुद्धिमान जीवन मौजूद है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो मेरी एलियंस पर बनाई गई वीडियो जरूर देखें। उसे देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।